हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी एंड इंग्लिश टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की एसएसटी के जो बुक अभी तक आई नहीं है, बट उसके पहले जो हम लोग आपकी बेस बिल्डिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो आपकी गेट वे टू सोशल साइंस है, गोयल ब्रदर्स के द्वारा। इस वाली बुक के जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, हम इस वीडियो में आपका वो चैप्टर कवर अप कर रहे हैं। एंड इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 था, उसमें हम लोग आपका यानी कि डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 9 इसको कवर करते हुए जो भी आप लोगों का इससे प्रीवियस वाला पार्ट था कि उसके रूट्स क्या-क्या हैं, उसके फीचर्स क्या-क्या हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या-क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग आपके पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आपको पता है यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं करा रही हूँ, बल्कि आपको एक ब्रीफ देते हुए हर एक टॉपिक का मैं चल रही हूँ। बट बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोगों का बेस पे अच्छा-सा बिल्ड अप हो सके, इसलिए हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम लोगों को स्टार्ट करना है, बेसिकली हम लोगों को पार्ट नंबर लास्ट पार्ट होने वाला है इसका, पार्ट नंबर 2, जहाँ पे हम लोग उसके टाइप्स वगैरह डिस्कस करने वाले हैं, बाकी अदर कुछ चीज़ों को। चलिए अपने इस वीडियो की इसलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 को पहले देख ज़रूर लेना, फिर आप लोग पार्ट नंबर 2 पे आना। पहले पार्ट 1, तभी आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो समझ में आएँगी, उसके बाद आप लोग पार्ट नंबर 2 पे स्विच करना। क्लियर हो गया? चलिए, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी के टाइप कौन-कौन से होते हैं? उसके लिए पहले एक बार ब्रीफ दे दूँ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या था? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलर्स हैं, उनको हमने खुद च चूज़ करा हो इलेक्शन करके। हमने खुद उनको इलेक्ट करा हो, तभी वो जो है हमारे बिहाफ़ पर वो कोई भी डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं। दैट वाज़ द क्लियर पॉइंट, बेसिक पॉइंट। देखो कहते हैं बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें 2 प्रकार के डेमोक्रेसी होती है। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक होती है आपकी क्या इनडायरेक्ट, जिसका एक और नाम होता है व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये नाम क्यों होता है आप समझाऊँगी आप लोगों को। देखो बहुत सिंपल, यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताती हूँ। डायरेक्ट में क्या हो रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो है वो थोड़े से कम है। यहाँ पे लोग बाग जो पीपल हैं, जो एडल्ट है बेसिकली, वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर सपोज़ 50, 60, 100 लोग हैं, सब लोग एक साथ बैठे और यहाँ पे जो बैठा हुआ है हेड, उसने कहा अच्छा बताओ हमें ये ऑर्डर पास करना चाहिए। सबने हाथ उठा दिए कि हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। क्या हुआ? डायरेक्टली लोगों ने उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करा। दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं लोग बाग, वो आपका है डायरेक्ट। लेकिन सोचो एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लाखों करोड़ों की आबादी और पॉपुलेशन है। वहाँ पर क्या ये पॉसिबल है कि सब लोग इकट्ठा हो भी सकें? इज़ इट फिज़िकली पॉसिबल इन इंडिया आल्सो? सोचो कि दिल्ली में ही 3 करोड़ की आबादी है। इंडिया में 150 करोड़ प्लस की आबादी है। उसमें से अडल्ट होंगे आपके करीब-करीब 100 करोड़। इज़ इट फिज़िकली पॉसिबल टू असेंबल 100 करोड़ पर्सन इन अ प्लेस? पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। 3 करोड़ लोग भी किसी एक जगह बैठ के बात कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। दैट मीन्स उस केस में हम क्या करते हैं, ये सब लोग मिलकर, कुछ पॉपुलेशन यहाँ की, कुछ पॉपुलेशन यहाँ की, कुछ पॉपुलेशन यहाँ की, बेसिकली ये सब लोग मिलकर अपना एक-एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। उसको इलेक्ट करते हैं। जिस भी फॉर सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ, जब भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, आप मान के चलो मैं आपके जो आपके मोदी जी के इलेक्शंस हैं, एमपी के इलेक्शन, उसकी बात कर रही हूँ। आपको पता है जो मोदी जी के इलेक्शंस, बेसिकली हम यहाँ बात कर रही हूँ लोकसभा के इलेक्शंस की। इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। इंडिया आपके ये है। इस टाइम पे इंडिया को 543 छोटे-छोटे से एरियाज़ में डिवाइड करा जाता है। क्या करते हैं? 543, बिकॉज़ लोकसभा में आपको बता रखा है मैंने 543 सीट्स ही हैं। राज्यसभा में बच्चा मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास 245 सीट्स ही हैं। अच्छा, जो ये 543 सीट्स हैं, फॉर सपोज़ उसमें से मैंने 1 सीट ली। एक सीट पे क्या होगा, बीजेपी का भी एक कैंडिडेट होगा, बीएसपी का भी होगा, आम आदमी पार्टी का भी होगा, आईएनसी का भी होगा, अलग-अलग पार्टीज़ का होगा। दिस केस जिस भी पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, फॉर सपोज़ मैंने जो है एरियाज़ डिवाइड करे हैं ना, मैंने वो करा कि 10 लाख करीब की पॉपुलेशन यहाँ पे है, 10 लाख 11 लाख लोग यहाँ रहते हैं, 9-10 लाख लोग यहाँ रहते हैं, 8-10 लाख लोग यहाँ रहते हैं। तो मैंने क्या करा, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे मैंने एरिया डिफाइन कर दिया। इतने लोग यहाँ रह रहे हैं तो ये एक एरिया हो गया। इन सब लोगों का एक इंसान होगा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। यहाँ पे रह रहे हैं 8-10 लोग, इन सब लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कि इन सबको रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पार्लियामेंट क्या होता है आपको पता है? इंडिया का सिर्फ एक ही पार्लियामेंट होता है, जो कि आपको पता है सीपी के अराउंड राजीव चौक के पास है। एंड बट इंडिया में जो जितनी भी स्टेट्स हैं, बेसिकली 28 स्टेट्स हैं, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इन 28 स्टेट्स का सबका जो है क्या है, उनकी एक-एक लेजिस्लेटिव असेंबली उनकी है।
मोस्टली मोस्टली स्टेट्स की क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। और सिर्फ यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में 2 यूनियन टेरिटरीज में मैंने बता रखा है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो यानी कि हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इसके मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड जो ये एमपी था, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लोगों को हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी। क्लियर हो गया? तो ये जो है हमारे एमपी बेसिकली लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं। लोकसभा का इलेक्शन हम लोग खुद करते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन हम लोग नहीं करते हैं। बेसिकली इसका प्रोसेस अलग है, एमएलए वगैरह इसको इलेक्ट करते हैं। दैट वाज़ द बेसिक थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आया कि बेसिकली भी सेंसस होता है, सभी में सेंसस होने वाला है कुछ टाइम बाद। क्या होता है? उसमें हम यही देखते हैं ना कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं और कौन-कौन से कास्ट के, किस ऑक्यूपेशन के, किस एज का, वो सब देखते हैं। उसमें ही तो धीरे-धीरे करके उसमें ही आपका एक क्वेश्चन होता है बेसिकली। आई थिंक आपकी न्यू बुक में इसका नाम हो भी सकता है और शायद ना भी हो, व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ डिलिमिटेशन कमीशन। वो भी क्या करता है, वो देखता है कि कितने फॉर सपोज़ इस वाले एरिया में 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो मैंने इसको एक एरिया बना दिया। मान लो ये वाला एक छोटा-सा एरिया है, ये एक एरिया बड़ा है बट इसमें लोग रह रहे हैं सिर्फ 3 लाख, तो मैं इसको एक एरिया नहीं बनाऊँगी। मैं यहाँ पे 7 वाले एरिया को भी इससे कंबाइन करूँगी एंड मैं इन दोनों को ही एक एरिया बना दूँगी जिसमें करीब-करीब 10 लाख लोग रह रहे होंगे। तो सेम पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे एरियाज़ को डिवाइड करा है। क्लियर हो गया? बस वही वाली बात जो यहाँ पर कह रखी है। अब मान लो 10 लाख लोग एक साथ बैठकर डिसीज़न ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सब लोग मिलकर इलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? हम सब लोग मिलकर अपने बिहाफ़ पर एक इंसान को चूज़ करते हैं। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, बीएसपी का हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। मैंने उसको चूज़ करा, मैंने उसको इलेक्ट करा। मैं जाई, मैंने ईवीएम बटन जो है दबाया ही। जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, वो पार्टी जो है वो जीत जाएगी। वो इंसान जो होगा वो उस वाले एरिया से जीत जाएगा, वो बन जाएगा एमपी। और वही जो इंसान होगा फिर वो हमारे बिहाफ़ पर बैठ के पार्लियामेंट में हमारे लिए डिसीज़न लेगा, क्योंकि वो हम लोगों ने उसको इलेक्ट करा है, हम लोगों ने उसको चूज़ करा है। हम लोग डायरेक्टली पार्ट नहीं ले रहे डिसीज़न मेकिंग में, लेकिन क्योंकि हमने उसको चूज़ करा है और अब वो हमारे बिहाफ़ में डिसीज़न्स लेगा। हमने उसको रिप्रेज़ेंट करा है, अब वो हमारे बिहाफ़ पे डिसीज़न लेगा। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज़ इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये बात आपको बहुत अच्छे से, आई होप इससे बेटर आपको नहीं समझ में आएगा, या मैंने आपको बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट लगे, एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, लास्ट के 10 मिनट दोबारा सुनना, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको पता है प्रगति अग्रवाल अंडरस्कोर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ जाके मेरे से कोई भी डीएम पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। या इवन आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, अगर वहाँ पे नहीं जाना है आप लोगों को। बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ मुझे फॉलो करते हैं, तो अगर आप लोगों को वहाँ नहीं जाना है तो आप लोग यहाँ पे नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपका जो भी आपका डाउट हो, यहाँ से आपको जो समझ में ना आए। बट पहले आपको 2 बार कम से कम इस वाले पार्ट को समझना, बिकॉज़ एकदम से आपको हर एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी। दैट वाज़ योर बेसिकली व्हाट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बस यहाँ पर वही वाली बात कह रखी है। कहते हैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट होती, तो आप सोचो क्या ये पॉसिबल था कि 2-3 हज़ार लोग भी अगर एक साथ बैठे हैं, तो क्या सबकी आवाज़ सुनी जाएगी? फिर नहीं सुनी जाएगी। जो उनका मेन हेड होगा, उसकी बात सुनी जाएगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ अपनी क्लासेस में, बेसिकली फॉर सपोज आपकी मॉनिटर का। अगर मान लो एक प्रॉपर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कोई डिसीजन लिया जाना है, जिसमें क्लास 7 से लेकर के क्लास 10th के स्टूडेंट्स, या मान लो इवन पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना है, लेकिन वो बच्चे हैं उनको क्या इंक्लूड करा जाएगा। फॉर सपोज क्लास 6th से लेकर के 12th तक के जो भी बच्चे हैं, उन सबके लिए यहाँ पर कोई डिसीजन लेना है कि बच्चों को ही लेना है, बच्चों का ही वो काम है। सोचो क्या उसमें सारी ही क्लासेस के करीब-करीब बहुत से बच्चे यहाँ पे हो जाएँगे। इसमें से कुछ होंगे जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, कुछ हैं जो एडुकेटेड नहीं है बहुत अच्छे, कुछ पढ़ने में इतने अच्छे नहीं है, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। अलग-अलग प्रकार के हमारे पास लोग हैं। क्या सबकी ही बातें सुन पाना एक साथ बैठकर, फिर देखो करीब-करीब ये हमारे पास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 7 क्लासेस हो गई। एक क्लास में करीब से करीब 100 बच्चा होता है, दोनों ही तीनों सेक्शंस को मिलाकर। 700-800 बच्चा, एंड बड़ी क्लासेस में सेक्शन चेंज होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो करीब-करीब 1000 बच्चा। मतलब 1000 बच्चा भी एक रूम में समाना पहली बात तो पॉसिबल नहीं है। असेंबली में बैठ भी गए, तो क्या असेंबली के ग्राउंड में बैठकर हर एक बच्चे की बात सुन पाना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इन दैट केस हम क्या करते हैं, हर एक क्लास का एक मॉनिटर जाएगा, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी क्लास को। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उस मीटिंग में आके बैठेगा। फिर इस तरह से क्या होगा, 7th का एक, 7th ए का, 7th बी का, 7th सी का, ऐसे करके आपके पास करीब-करीब 40 मैक्सिमम बोल रही हूँ, बहुत मैक्सिमम बोल दिया मैंने। मान लो 40 30 आपके आपके लोग हो गए। अब ये 30 लोग तो आराम से बात सुन पाएँगे ना, आराम से डिसीजन मेकिंग कर पाएँगे एंड अपनी क्लास को बिकॉज़ ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ही काम करेंगे, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि अगली बार भी उनको ही लाया जाए एज़ अ हेड, एज़ अ मॉनिटर। क्लियर होगी वाली बात? दैट वाज़ द केस ऑफ बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया? इससे बेटर आई रियली थिंक डोंट थिंक कोई भी आपको, मतलब आप समझ सकते हो कैसे भी। ठीक है?
देखो बच्चा, हम नेक्स्ट बात करेंगे व्हिच इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में बेसिकली डेमोक्रेसी के सिस्टम्स कैसे-कैसे हैं। हम कहते हैं कि ये जो आपकी जो हमने बोला कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में आपकी ये रिप्रेजेंटेटिव वाली ही फॉलो होती है, ज़ाहिर-सी बात है। बिकॉज़ डायरेक्ट का फॉलो होना इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ आप सोचो कि सब लोगों का पॉपुलेशन हर कंट्री में भतेरी-भतेरी लाखों करोड़ों है, तो सब लोग एक साथ बैठना उनका पॉसिबल नहीं है। तो सारी ही कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट आप लोगों को क्या फॉलो होता है, यही इनडायरेक्ट वाली डेमोक्रेसी फॉलो होती है। कहते हैं जिसमें सिटीजन जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं अपने बिहाफ पे डिसीजंस लेने के लिए। हालाँकि कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हर जगह पर जहाँ पर है भी, हर जगह पे सेम वर्क नहीं करती है, अलग-अलग तरीके से होती है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी 2 प्रकार होते हैं। देखो बच्चा, डेमोक्रेसी के आपके 2 प्रकार हुए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और इस इनडायरेक्ट वाली के भी 2 प्रकार हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री एंड व्हिच इज़ कॉल्ड आपका प्रेसिडेंशियल। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे पार्लियामेंट की चलती है। जहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स उनकी ज़्यादा चल रही है। और प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट की ज़्यादा चल रही है। सबसे पहले आपको 2 टर्म बताऊँगी बच्चा मैं यहाँ पे। एक होता है आपका बच्चा हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट। आई थिंक मैंने पहले बता रखा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है जो सरकार चला रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, है ना? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एटसेट्रा। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है आपके कौन? प्रेसिडेंट। बेसिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उनके अंडर जो है आपके एमपीज़ आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। बट जो हेड कौन है इनके वो है प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो एक ऐसी कंट्री, अच्छा एक यहाँ पर रिपब्लिक का भी कॉन्सेप्ट बताऊँगी मैं आप लोगों को। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट हो, इलेक्टेड हो, वही कंट्री जो है रिपब्लिक कहलाई जाती है। फॉर सपोज़ यूके है। यूके में क्या है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो उनके इलेक्टेड हैं। अगर ये इलेक्टेड है, दैट मीन्स अगर सोचो अगर आप जो पीएम है, अगर वो इलेक्टेड है, तो हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक तो है। लेकिन अगर जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, अगर वो इलेक्टेड नहीं है, अगर वो हेरिडेटरी हैं, यानी कि किंग के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा बन रहा है, दैट मीन्स वो जो कंट्री है वो आपकी रिपब्लिक नहीं है। तो यूके बेसिकली यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जो अब इंग्लैंड बेसिकली ब्रिटेन, वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक तो है बट वो रिपब्लिक नहीं है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, वो आपके जो है वो तो इलेक्टेड हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है किंग चार्ल्स करके है, थर्ड है बेसिकली वो, तो वो जो है वो हेरिडेटरी है। किंग के बाद बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, वो चलता आ रहा है। दैट मीन्स यूके आपकी डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है। इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पे, आइदर वो इनडायरेक्ट हो और चाहे वो डायरेक्ट हो। क्लियर होगी ये वाली बात? तो ये आपका फंडा था यहाँ का। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, इसका अगर हम फंडा समझ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव कुछ अथॉरिटी मिलती है, वो लेजिस्लेचर से मिलती है और वो उसकी बात भी सुनता है। अब इससे पहले आप लोगों को ये पढ़ने से पहले आपको ये तीनों ही टर्म पता होने चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अभी के लिए हम जुडिशियरी को जरा हल्का साइड रख देते हैं। ये आपको पता है तीनों के तीनों ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म है गवर्नमेंट के, मैंने समझा रखा है लास्ट वीडियो में। तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉस को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन लॉस को इम्प्लीमेंट करना। पता है आपको ये वाली चीज़? लेजिस्लेचर में कौन लोग आ रहे हैं जो लॉस को बना रहे हैं? बना कौन रहा है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब चाहे वो लोकसभा के भी हों और चाहे वो आपकी राज्यसभा के हों। क्लियर? लेजिस्लेचर के अंदर आपके आ रहे हैं बच्चा एमएलए, वो लोग भी लॉज़ बना रहे हैं। ये सब इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। एग्ज़ीक्यूटिव के अंदर इन लॉज़ को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? आप सोचो आखिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या मैंने अभी एक वर्ड बोला था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब का चुनाव कैसे होता है? ये सब कैसे आते हैं? देखो मैं समझाती हूँ। आपने क्या करा, आपने लोकसभा के 543 मेंबर्स का चुनाव करा, आपने इन एमपीज़ को चुन लिया एंड आपने जो है राज्यसभा के भी 245 मेंबर्स को आपने चुन लिया। क्या होगा? सो इसी इसी 543, बहुत ध्यान से सुनना, बता रही हूँ। इन्हीं 543 लोगों में से एक इंसान होगा जो आपका पीएम बनेगा। यानी कि जो भी पार्टी जीती होगी, जिसके पास इसका आधा 543 का आधा प्लस 1 यानी कि करीब-करीब 272 वोट्स, इतने एरियाज़ में जो पार्टी जीती होगी, वो पार्टी जो है उसका जो लीडर होगा, बेसिकली मोदी जी हैं, फिर कल को कोई और होगा, तो जो उसका लीडर होगा वो बन जाएँगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है? जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, यानी कि हेड पे आ गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन चुके हैं। वो और प्रेसिडेंट ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इन रिमेनिंग 542 लोगों में से, बिकॉज़ एक तो पीएम बन गए, इन रिमेनिंग 542 लोगों में से प्राइम मिनिस्टर को जो भी ठीक लगेंगे, उनको वो अपॉइंट करेंगे एज़ हिज़ मिनिस्टर्स। वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मेनली लोकसभा से होते हैं वैसे तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अच्छा, तो क्या करा इन लोगों ने? इन्होंने जो है मिलकर इसको इन सबको इलेक्ट करा।
सिलेक्ट करा, नॉट इलेक्शन तो पहले हो चुका है इनका एज एमपी के रूप में। यानी कि ये जो लेजिस्लेचर के एमपी हैं, यही जो है किसका मेंबर्स बनते हैं, एग्जीक्यूटिव का मेंबर्स बनते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो ये लेजिस्लेचर में बैठे हुए एमपीज हैं, यही जो है कुछ दिन बाद जब इनका सिलेक्शन हो जाता है, तो यही जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। एग्जीक्यूटिव में बेसिकली कौन आए फिर, मिनिस्टर्स चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो। इवन आप कहोगे प्रेसिडेंट, आप देखोगे वाइस प्रेसिडेंट, आप देखोगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ये सब लोग जो भी उन लॉस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सॉरी, सब लोग कौन है, आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्लियर। तो वही वाली बात मैंने यहाँ पे बोली है कि पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको अपनी पावर कहाँ से मिल रही है, लेजिस्लेचर से मिल रही है। एग्जीक्यूटिव जो है वो किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। जो मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के वो किसके पार्ट है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। अब इसके मेंबर्स में कौन कौन आता है, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स मैंने बोला आपको, जो मिनिस्टर्स वगैरह है, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बेसिकली क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि करीब करीब 70 से 80 होते हैं। आउट ऑफ 542 70 से 80 कौन होते हैं उसके अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इन 70 से 80 में से जो बिल्कुल हेड पे आता है, जो बिल्कुल मेन है, जैसे कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, है ना, जो ये वाले बिल्कुल मेन काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्योंकि ये भी आपके पीएम के साथ ही रहते हैं। तो ये इन्हीं 70-80 में से बनते हैं बेसिकली, 30-40 होते हैं, ये 30 मैक्सिमम, इन्हें हम बोलते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्लियर होगी ये वाली बात। तो ये जो आपका पूरा का पूरा फंडा चलता है, तो यहाँ पर जब पार्लियामेंट्री की बात मैंने करी है, तो आप को समझना है सिंपल, यहाँ पर पार्लियामेंट के पास, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेन पावर्स होती हैं। मेन काम जो है, जो मेन रोल है, वो इन्हीं का होता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर थी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये आपका वर्ड पूछते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ओनली एंड ओनली लोकसभा, नॉट लेजिस्लेचर। यहाँ पे आपकी बुक में मतलब हल्का गलत लिखा हुआ था, यहाँ देखो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने यहाँ पे देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, नहीं, बिकॉज ये प्राइवेट बुक है तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली लोकसभा, नॉट राज्यसभा, बिकॉज अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर लिख दिया तो लोकसभा राज्यसभा दोनों है, बट एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। बिकॉज आप सोचो, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से आए मेनली, ये आया हमारे लोकसभा के उन 543 एमपीज में से, और उनका इलेक्शन हम लोगों ने करा है, तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल है, वो लोकसभा के लिए अकाउंटेबल है। राज्यसभा जिसका इलेक्शन हमने नहीं करा, उन 245 लोगों का, उनके लिए वो काउंटेबल कतई नहीं है। समझ में आ गया, वो जवाब देंगे तो वो हम लोगों को देंगे, ना कि राज्यसभा। क्लियर हो गया वाला फंडा। तो बस ये वाली बात आप लोगों के लिए यहाँ पे कही हुई है। कहते हैं हमारी कंट्री में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो तब तक रहेंगे जब तक उनके पास लोकसभा कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, एक और चीज, हमारी कंट्री में बच्चा क्या है, हम लोग फॉलो करते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यहाँ पे एक वर्ड लिखा था आपका, यहाँ पे ये रहा बाई कैमरल लेजिस्लेचर। देखो, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, टू, बी आई बाई यानी टू। तो कहते हैं बाई कैमरा, यानी कि हमारे यहाँ पे दो लेजिस्लेचर हैं, दो हाउसेज है लेजिस्लेचर के। एक है हमारे पास, पता है आपको, लोकसभा, एक हमारे पास है राज्यसभा। तो यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस होता तो हम होते बच्चा आपका यूनी कैमरल। तो हम क्या होते हैं, हम होते यूनी कैमरल। यानी कि हम, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होता, जैसे कि कुछ स्टेट्स है, स्टेट्स में क्या होती है, हमारे पास सिर्फ एक हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट है अभी हमारे इंडिया में जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जो स्टेट्स हैं, स्टेट जो है मोस्टली क्या है, वो यूनिकैमरल है। लेकिन जो हमारा इंडिया है, बेसिकली इंडिया को हम बोलते हैं कि इंडिया हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बिकॉज लोकसभा एंड राज्यसभा दो हाउसेज जो है वो हमारे पास है। कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता, बल्कि दोनों आपस में काफी कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे काफी जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। दैट वाज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया। लेकिन बात करूंगी इस सिस्टम में जो प्रेसिडेंट का काम होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड, यानी कि फॉर्मल हेड, कहलाए जाने के लिए हेड, स्टैंप लगाने वाले हेड। तो वो जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड होते हैं, गवर्नमेंट के रियल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के। तो कहते हैं प्राय जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे नॉर्मल है, इसके अंदर उनके पास पावर एज सच नहीं होती है। इवन आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो कि हमारे इंडिया में है ना, कनाडा में, जापान, जर्मनी, यूके, इन सब में फॉलो होता है, इसमें प्रेसिडेंट के पास एज सच कोई खास पावर होती ही नहीं है। इवन आप देखोगे प्रेसिडेंट कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता, जब कोई कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता जब तक उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ये उसको एडवाइस ना कर दे, तब तक प्रेसिडेंट कोई भी काम हमारे यहाँ पे नहीं कर सकते। ये हो गया। तो ये आपका था बच्चा क्या, आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये आपका न्यू वाला पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, एंड ये जो पीछे आपकी गोल वाली बिल्डिंग है, ये ओल्ड पार्लियामेंट है।
ये आपका न्यू वाला पार्लियामेंट है जो कि बता सके। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, तो ये आपके न्यू वाली है जो कि जो कि ऐसे ट्रायंगल की शेप में ऐसे, ऐसे, ऐसे करके जा रही है वो कुछ-कुछ, और ये आपकी लास्ट जो ओल्ड वाली थी वो गोल थी। जैसे हम बोलते हैं संसद भवन बोलते हैं पार्लियामेंट को। देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है बच्चा आपकी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट को समझाने में ही मेरे को मेन टाइम लगा है, आगे समझाने में टाइम नहीं लगेगा आपको इतना। देखो प्रेसिडेंशियल में क्या होता है बेसिकली आपको नाम से ही पता चला है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास जो है वो मेन पावर्स है। प्रेसिडेंट के पास जो है क्या है वो मेन पावर्स है। अब इसमें एक और चीज़ क्या होती है, इसमें ये रहता है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था। इसलिए मैंने बोला है कि पहले आप वो वाली वीडियो भी देख कर आना पार्ट नंबर 1। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है फॉलो होता है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर्स का सेपरेशन होता है। तीनों के तीनों सेपरेटली अपनी पावर्स को फॉलो करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, एंड कोई भी दूसरा जो ऑर्गन है वो किसी की पावर में इंटरवीन नहीं करता है, इंटरप्ट नहीं करता है, घुसता नहीं है। और जैसे उसमें था पार्लियामेंट्री में कि एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं, वो लेजिस्लेचर में से ही निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे तीनों ही अलग है, तीनों की पावर्स अलग है, तीनों के काम अलग है। बट जो मेन हेड है, जो मेन हेड ऑफ द स्टेट है बेसिकली, जो उसकी मेन चल रही है, जो मेन हेड है गवर्नमेंट का, वो कौन है? यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। क्लियर हो गया? बस यहाँ पर वही बोल रखा है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई कंट्रोल नहीं होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है मेन जो पावर होती है वो एक्सरसाइज करता है। उसके पास नॉमिनल पावर यानी कि सिर्फ कहने वाली फॉर्म में पावर नहीं होती है। एक्चुअल पावर जो है इसके अंदर वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है। Sorry. Executive is not responsible to the legislature and cannot dissolve it. एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पे जैसे उसमें था कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर पे, वो सुनेगा उसकी, उसकी मानेगा, उसमें से ही लोग निकल कर आए लेजिस्लेचर के अंदर से। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उसमें अलग अलग लोग हैं एंड वो उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है, ये वाली बात इसके अंदर कही हुई है। दोनों के जो आपस में क्या है वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी ये लोग फॉलो करते हैं, यानी कि एक-दूसरे की पावर पे चेक रखते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि कोई भी जो एक ऑर्गन है इन तीनों में से, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। लेजिस्लेचर भी ना कर सके, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी नहीं कर सके। अच्छा, ये चीज़ चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे यहाँ पर भी होता है, यानी कि पार्लियामेंट्री में भी होता है, ठीक है? बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम वे से होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, कहते हैं हालाँकि जो इनकी पावर्स होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट होती है, ज़ाहिर-सी बात है, संविधान से ऊपर बढ़ के ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड बस दैट्स द होल पॉइंट इन दैट, एंड ये यूएसए, ब्राज़ील वगैरह यहाँ पर जो है ये फॉलो होता है। क्लियर हो गया? अच्छा। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा आप लोगों का अल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी, यानी कि और कौन से हमारे पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। अब यहाँ पे आपका चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। यहाँ तक जो मेन काम आपको समझाने का था वो वहाँ तक का था। वो बेस था आपका। कितनी देर हो गई? चलो छोड़ो। बात करूँ अल्टरनेटिव की, तो पहले आप तो एक होती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ मोनार्की। नाम से पता चल रहा है जहाँ पे मोनार्क है, जहाँ पे किंग या फिर क्वीन है, उनके पास मेन पावर है, उन्हीं की चल रही है, कोई संविधान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आराम से वो लोग राज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? उनकी ये सारी बातें मानिए, लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है, दैट वाज़ द थिंग। बट इस मोनार्की के बच्चा आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है, जहाँ पे किंग जो है बस वही सरकार है, उसकी जो अथॉरिटी है यानी कि उसकी जो पावर है वो अनलिमिटेड है। लोगों के पास कोई भी राइट नहीं है, नो राइट्स राइट नहीं है लोगों के पास। जो यहाँ पे मोनार्क है वो हेरिडिटरी होता है, किंग के बाद बेटा, उसका बेटा, उसके बेटा, ये चलता रहता है यहाँ पे। कहते हैं रिवॉल्यूशन से पहले जो ज़ार थे, ज़ार बेसिकली रशिया के किंग की बात हो रही है, वो एब्सोल्यूट रूलर्स हुआ करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है। सिंपल सी भाषा में मोनार्क है जहाँ पे किंग के पास मेन पावर होती है, अनलिमिटेड पावर जो होती है। उसमें एक आपका है एब्सोल्यूट मोनार्क जहाँ पे जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है जो कि किंग के पास होती है। कोई संविधान नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, उसका जो मन करेगा किंग का वो काम यहाँ पे करेगा। अनलिमिटेड पावर्स और लोगों के पास राइट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बच्चा यहाँ पे होता है आपके पास व्हिच इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। देखो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखा रखी है मोटे से इंसान की बेसिकली, ये पहले के टाइम पे आई एम रियली सॉरी पता नहीं क्या हुआ। इदी अमीन नाम था इनका। ये युगांडा के रूलर हुआ करते थे 1971 में मिलिट्री ऑपरेशन के बाद।
इनके टाइम पे ना इन्होंने बहुत से लोगों को मारा था। कहते हैं ऐसा और मार के उन लोगों को वहाँ से भगाने की बहुत कोशिश करी थी। 3 लाख करीब-करीब युगांडान्स कहते हैं इन्हें हम। एंड इनके टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। बाद में क्या था कि इन्होंने जो इंडिया के लोग थे बेसिकली जो माइनॉरिटी है, उसको भेजने की बात भी वहाँ से कर दी थी। उसको कि भैया तुम जाओ यहाँ से, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर उससे कही थी। बेसिकली उनको भगा दिया था हम अपने देश से इंडिया वालों को। यार क्या हुआ? अब देखो, एक हमारे पास है बच्चा आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब क्या है? जहाँ पे मोनार्क है पर देखो आप समझो कॉन्स्टिट्यूशन पहले लगा हुआ है। मैं बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ। मोनार्क बाद में है, संविधान पहले है। यानी कि क्या हो रहा है? संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऊपर है, इससे नीचे जो है वो मोनार्क है। यानी कि किंग यहाँ पर है, पावर्स उसके पास है, लेकिन जो उसकी पावर्स हैं वो संविधान के द्वारा लिमिट कर दी गई है। एब्सोल्यूट मोनार्की की तरह इसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। इसके पास जो पावर्स है वो लिमिटेड है। वो संविधान से लिमिट कर दी गई है। अगर एब्सोल्यूट मोनार्की है, तो एब्सोल्यूट वाली में कल को आपका किंग आएगा कहेगा, नहीं-नहीं 4 लोग कहीं पे खड़े नहीं होंगे एक साथ, मेरे यहाँ मना आएगी और लोगों को बात माननी पड़ेगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में ये बात लिखी है कि जहाँ पर 4 लोग, 10 लोग पीसफुली कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, तो किंग आके मना नहीं कर सकता कल को, उसको पता है संविधान में मना कर रखा है ये चीज़। संविधान में है, अधिकार है लोगों के पास। दैट मीन्स सीएम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि एएम। यहाँ पे एएम में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते और किंग के पास जो अधिकार होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, लोगों के पास यहाँ पे राइट्स होते हैं एंड किंग के पास जो राइट्स होते हैं, वो आपके लिमिटेड होते हैं। क्लियर हो गया जी? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिखा रखा है आपको सऊदी अरेबिया का, जो आप पे देख सकते हो आप। एक देखो यहाँ पर है बच्चा आपका डिक्टेटरशिप का यानी कि यहाँ पे किंग या क्वीन नहीं होते हैं। एक ऐसा पावरफुल पर्सन होता है या फिर 2-3 लोग होते हैं कुछ जो कि मिलकर यहाँ पे राज करते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर और उनके पास सारे बेनिफिट्स इनको दिए जाते हैं। ये कभी भी लोगों को मार-धाड़ भी सकते हैं, इनके ऊपर पूरी प्रॉपर जो है वो चीज़ इनके पास रहती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं होती है, वो तुमको कोई भी जवाब नहीं देगी। डिफरेंस बस इतना होता है कि मोनार्की में किंग या क्वीन होता है, यहाँ पे किंग या क्वीन नहीं होते हैं। एंड संविधान वगैरह यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी है, वो सब नहीं होता है। तो इट वाज़ बेसिकली काइंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की बस इसका नाम यहाँ पे डिक्टेटरशिप इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पे वो किंग या क्वीन नहीं है, नॉर्मल एक इंसान है जो कि काफ़ी पावरफुल है। ये है। यहाँ पे देखो आपको दिखा रखा है कुछ मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ऊपर किस तरह से इराक में सद्दाम हुसैन था तो उसने क्या-क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट करी थी। बाद में उसका यूएस ने इन्वेज़न यहाँ पे कर दिया था। तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पर बाद में उसको लटका दिया गया सब लोगों के सामने। तो यहाँ पर कह रहे हैं बच्चा आपका एक पॉइंट यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप जहाँ पे सिंपल सी बात है जो पावर है वो किसके हाथ में होगी मिलिट्री लीडर्स के हाथ में होगी। इन सबके पास मेन काम होता है फ्रीडम ऑफ जो आपके पास कुछ अधिकार होंगे वो ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड ही रहेंगे आपके पास। यहाँ पे एक वर्ड है व्हिच इज़ कॉल्ड एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है व्हिच इज़ कॉल्ड थियोक्रेसी। देखो थियोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर जो रूल कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं किसी भी एक रिलीजन के लोग। चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे वो किसी भी क्रिश्चियन खुद कुछ भी हो। तो किसी भी कंट्री में जब कोई भी रिलीजन राज करता है दैट विल बी कॉल्ड एज़ आपका थियोक्रेसी। चाहे बांग्लादेश ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एज़ आपका थियोक्रेसी। क्लियर होगी ये वाली बात? कहते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी स्प्रेड हुई क्यों है? डेमोक्रेसी इतनी क्यों फैली? ऐसे क्या रीज़न थे उसके? देखो ये हमको पता है डेमोक्रेसी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी कंट्री में डेमोक्रेसी हो। बट यहाँ पे आपको बहुत ही वेग रूप से आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिखा रखे हैं जिसको आपको समझाना है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी मैं, कि आखिर डेमोक्रेसी स्प्रेड क्यों होती है इन 3 मेजर इवेंट्स की वजह से। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में ही पूछेंगे ये एंड यहाँ पे बिकॉज़ इनका सिर्फ़ नाम दे रखा है। इवन यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि मेन कॉज़ रहा है डेमोक्रेसी के स्प्रेड का, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा हुआ। तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स नहीं पढ़ाना चाहूँगी। बस एक चीज़ होगी जहाँ पे लिखा है सेकंड वर्ल्ड वॉर, इससे मैं आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड वॉर आपको पता है अभी तक हमारी कंट्री में 1 हमारे बेसिकली वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है वो बच्चा आपका वो हुआ है 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। और जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है बेटा वो आपका हुआ है 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। ये जो आपके अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुके हैं भयंकर रूप से हुए हैं। इंडिया ने इन दोनों में ही इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करा है बिकॉज़ इस टाइम पे हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करते थे। इसी के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हमारी कंडीशन ही ये थी एट द एंड तक आते-आते कि हम लोग पार्टिसिपेट ही तब करेंगे जब तुम हमें एक बेसिकली ये बताओगे कि हाँ, तुम हमें इस दिन पे हमारे देश से चले जाओगे, आज़ादी हमको दोगे। और तभी जो है इसके बाद 1947 में हम लोग जो है आज़ाद हो गए थे। 1946 में हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया था एंड उससे पहले उसके आस-पास जो है माउंटबेटन का प्लान भी आ गया था आज़ादी के लिए, पार्टीशन के लिए इंडिया पाकिस्तान का। दैट वाज़ अ थिंग ऑल टुगेदर। तो ये मुझे बताना था आपको।
एंड यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डीकोलोनाइजेशन, दैट मीन्स जब यहाँ से हट गए थे ब्रिटिशर्स, हमारे यहाँ से चले गए थे, दैट इज कॉल्ड एज। एंड सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना यानी कि उसका हट जाना। सोवियत यूनियन वाज बेसिकली, मैं कहती हूँ, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि आपका आज का रशिया है ना, इसको पहले यूएसएसआर कहते थे। और 1991 में जो है इसको हटा दिया गया था, इसका कोलैप्स हो गया था। 4 रीज़न थे, क्या था, क्या नहीं था, समझना भी नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहूँगी आप लोगों को, बिकॉज़ यहाँ पे दे भी नहीं रखा है सच। लास्ट देखो हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों का चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है इसके साथ। पहला आपको पता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो भैया हम पॉलिटिकली इक्वल तो है। यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हमारे यहाँ पर है कि सब लोग एक दूसरे को बराबर समझते हैं, वोटिंग राइट है सबके पास, कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, ये चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के होने के बाद भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है, यानी कि पैसे में हर एक कोई बराबर नहीं है, बहुत गैप है, रिच और पुअर के बीच में अच्छा खासी वो चीज है। उस गैप का इम्पैक्ट जो है हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है कि जिनके पास, मैं कहूंगी, पैसा बहुत ज्यादा है, उनको इजीली जो है वो टिकट भी मिल जाता है, इजीली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाता है, ये चीजें होती हैं। इवन इसका इम्पैक्ट जो है हमें इलेक्शंस में भी देखने को हमको वो मिलता है, तो टिकट वाला भी हो गया यहाँ पे। एंड अगर आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट से एक और चीज, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका आराम से पुलिस केस बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ऊपर से आ जाता है ऑर्डर, करना है इस पे काम, चाहे कुछ भी हुए वो चीज। बट अगर जो मिडिल क्लास है उनको पुलिस, क्योंकि मैं कहती हूँ, मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, क्लास में याद रखना, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी एंड आप लोग इकोनॉमिक्स, ये चार आप डिसिप्लिन पढ़ने वाले हो। हिस्ट्री में जो होगा बुक्स में ऑलमोस्ट वही रियलिटी है, ज्योग्राफी में जो आपकी बुक्स में है वही रियलिटी है, इकोनॉमिक्स में जो बुक में है वही ऑलमोस्ट रियलिटी है, लेकिन जो सिविक्स में बुक में है वो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। हम कह रहे हैं यहाँ पर कि सब कुछ ठीक है, इक्वल हो चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जरा एक बार जाके रिमोट एरियाज में देखो, आज भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ किस प्रकार का बिहेवियर होता है वो प्रेवलेंट आज भी। तो यहाँ पे लिखा है ना कि भैया कि एक इनपुट यहाँ पे रहता है। पॉलिटिक्स में ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट रहता है कि जो भी पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके केस बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, उनकी बात की सुनवाई बहुत जल्दी होती है। ये चीज़ें होती है, बट हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं यहाँ पर इस वजह से, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था, इस वजह से बहुत से जो लोग हैं हमारी कंट्री में, उनका डेमोक्रेसी पे से विश्वास हट गया है। वो लोग डेमोक्रेसी पे या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पे, सरकार पे, उनके काम करने पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे, इन सब पे विश्वास नहीं रखते हैं, बिकॉज एट द एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप डूइंग करप्शन। हमारे देश में सबसे करप्टेड डिपार्टमेंट है पुलिस, मैं हमेशा कहती हूँ। और हमारे यहाँ पे इतना बढ़ बढ़ के करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। हमारे यहाँ कोerशन है, लोग बाग कह कर जबरदस्ती कोई भी चीज़ करवाते हैं, जबरदस्ती वोट करवाते हैं। लोगों को डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हालात सुधरने नहीं है। जो पहले पार्टी कर गई है, अब की पार्टी वही करेगी। इसलिए लोग बाग अब इलेक्शंस में, वोटिंग सिस्टम में, इसमें पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। उनको होता है चल छोड़ ना, कौन करेगा बकवास सब कुछ। एंड तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से ज़रूरत है हमें कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहाँ पे सब लोगों की सुनवाई हो, करप्शन को हटा देना चाहिए एंड सब लोग अपने वोटिंग के अधिकारों को एक्सरसाइज कर पाएँ, जाएँ, विश्वास करें, इसके लिए ये सब चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बकवास बात है यहाँ पे जो विंस्टन चर्चिल ने कही है, मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यहाँ पे इसने बोल रखा था कि ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसने बोला था, विंस्टन बेसिकली यूके का मिनिस्टर था ये, पीएम था ही बोलूँगी मैं थे नहीं बोलूँगी इसको। तो ये था, इसने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि बाकी सब अगर मोनार्की है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एएम हो, यानी कि संविधान वाली हो, चाहे एब्सोल्यूट हो, चाहे थियोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, उनसे सबसे बेकार जो है वो डेमोक्रेसी है। तो बहुत ही बकवास बात इसने कही थी, तो इसलिए हम इसको कट्टा मारेंगे। हम कंक्लूड करते हुए ये बात कहते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट फाइंड इमीडिएट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। देखो, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी ही प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाएंगी, नहीं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आई तो पॉवर्टी हट गई, करप्शन हट गया, कोर्शन हट गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके सॉल्व होगी। हम तब भी ये चीज कह सकते हैं कि जो अधिकार, जो राइट्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज, जो भी चीजें, जो रिस्पेक्ट हमको डेमोक्रेसी में मिली है, वो किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमको नहीं मिल सकती। इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी स्टिल बेटर है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमको फ्रीडम दी है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना, अलग अलग अधिकार है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, इतनी कुछ चीजें हैं हमारे पास, बोलने का, कहने का, जाने का, कुछ भी करने का अधिकार है। ये सब किसकी वजह से है? डेमोक्रेसी की वजह से। इसमें हम खुद अपने रूलर को चुन रहे हैं,
अच्छा नहीं लगेगा, हम उसको 5 साल बाद चेंज भी कर सकते हैं। ऑल द राइट्स वी हैव कैन ओनली बी पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी। दैट्स व्हाई वी से दैट डेमोक्रेसी इज स्टिल कंसिडर्ड एज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया बच्चा? अब देखो यहाँ पे आपको कुछ की लर्निंग्स वगैरह दे रखी है। एमिनेंट का मतलब होता है जो फेमस पर्सनैलिटी हो, मोनार्क जो किंग है, डिक्टेटर यानी कि जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही है। अगर मैंने लोकसभा के लोगों को इलेक्ट करा है, तो अगर मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछूँगी, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उनको उसका आंसर देना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन यानी कि जबरदस्ती आप किसी से कोई चीज़ करा रहे हो। यानी करप्शन वगैरह आप लोगों को पता हो गया। एंड यस बच्चा दैट वाज़ होल ऑफ योर चैप्टर। मैंने आप लोगों को बेसिक से बहुत अच्छे से आपको सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वीडियो लगी कैसी? क्या इसमें आपको अच्छा लगा? एंड क्या आपको ये लेजिस्लेचर, एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्शन का जो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया या नहीं रह या कुछ रह गया उसमें? और बाकी आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियोज़, ठीक है? यस, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन-सी चाहिए। एंड आप लोग इस पूरी सीरीज़ को बहुत प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है? मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।